डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वस्थ किसान लेकर हाजिर हूं मैं ज्योत्सना आपके साथ। और स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित है ये कार्यक्रम। और अपने स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम हर शनिवार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने शरीर को या कहें कि आपके शरीर को अगर किसी तरीके की बीमारी ने जकड़ लिया है तो आप कैसे उसे समझ सकते हैं, क्या उसके कारण हैं, लक्षण हैं, उपचार हैं, कैसे आप उसे जो है वो और उसको आप समझ के उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये तमाम ऐसे विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं और उन्हीं में से आज एक ऐसा खास विषय आपके लिए लेकर आए हैं जो कि है कैंसर। जी हाँ, कैंसर आज देश की एक ऐसी या कहे दुनिया की एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसने कई लोगों की जो है वो जान तक ले ली है। और कैंसर क्या है, ये किस तरीके से हमारे शरीर में बनता है, कैसे डेवलप होता है, इसके सेल्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके का आहार लेना चाहिए जिससे कि हम कैंसर से जो है वो बच सकें, या कौन सी ऐसी आदतें अपने डेली लाइफ में हमें अपनानी चाहिए जिससे कि हम कैंसर से अपना बचाव कर सकें, भले ही हम किसी भी उम्र में हो, क्योंकि कैंसर आपको उम्र देखकर नहीं पकड़ता है। तो जी हाँ, अपने आज के इस खास स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कैंसर की। तो आइए आपको बता देते हैं कि क्या विषय रहने वाला है। आज हम बात करने वाले कैंसर, उसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी शंका है, सवाल है, आप कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे टोल फ्री नंबर्स पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। 1800-113-060 और 61 ये हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं, swasthkisanlive2024@gmail.com। ये है हमारा ईमेल आईडी। तो अगर आप या आपके कोई भी परिजन अगर कैंसर से अगर जूझ रहे हैं, अगर आप कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो ये दो विकल्प हमने आपको दिए हैं, हमारा टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी। इन दोनों के जरिए आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आइए आपका परिचय करवा देते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञों से। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर वी सीनू। आप हैं पूर्व निदेशक स्तन एवं किडनी सर्जरी विभाग, एम्स नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं दूसरी ओर मौजूद है डॉक्टर अतुल बत्रा जी। आप अतिरिक्त प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग, एम्स नई दिल्ली में। आपका भी बेहद स्वागत है। थैंक यू। तो आइए कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत करने से पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर, कैंसर। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा लिम्फ नोड्स, हड्डियों, मस्तिष्क और फेफड़ों को होता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान तंबाकू सेवन का है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने की लत ने मुंह, फेफड़ों, सिर और गले के कैंसर को बढ़ावा दिया है। सिर्फ तंबाकू ही नहीं, हमारी जीवन शैली ने भी कैंसर के मामलों में वृद्धि की है। आरामदायक जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड, पर्यावरण में बदलाव और सामाजिक व आर्थिक चुनौतियां भी कैंसर के कारण बन रहे हैं। कैंसर दरअसल कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि है। शरीर में कोशिकाओं का नियंत्रित विभाजन एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब शरीर का नियंत्रण खत्म हो जाता है तो ये कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। हालांकि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ब्लड कैंसर जैसे कुछ मामलों में ट्यूमर नहीं बनता और अक्सर कैंसर का पता एडवांस स्टेज में चलता है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत में लक्षण पहचान लिए जाएं तो इलाज आसान हो सकता है। लक्षणों की बात करें तो अगर आपका वजन अचानक कम या ज्यादा हो रहा है, थकान या कमजोरी महसूस हो रही है, त्वचा पर गांठ बन रही है, पाचन संबंधी समस्याएं हो रही हैं, घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा या भूख कम लग रही है, तो ये संकेत कैंसर की ओर इशारा कर सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करें। तंबाकू और शराब से बचें, फाइबर युक्त आहार लें, फैट का सेवन सीमित करें, तनाव से दूर रहें और अपना BMI नियमित रूप से चेक कराएं। स्वस्थ जीवन शैली ही कैंसर से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है।
तो दोस्तों, छोटी छोटी सावधानियां और सही जानकारी आपको और आपके परिवार को कैंसर के खतरे से बचा सकती है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। तो अभी आपने देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में जो है वो अब चर्चा का दौर शुरू करते हैं। और डॉक्टर सीनू, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूँगी, कैंसर क्या है, इसको कैसे हम सरल भाषा में समझ सकते हैं? कैंसर वो होती है कि हर इंसान के बॉडी में ना सेल्स होते हैं और कुछ टिश्यूज़ में सेल्स ऐसे होते हैं कि वो डिवाइड होते हैं और बड़े बनते हैं और फिर वो सेल की लॉन्जिविटी ख़त्म हो जाती है, वो सेल एट्रोफी हो जाती है। तो ये बड़ा रेगुलेटेड सा होती है बॉडी में। जब भी ये रेगुलेशन में ऑल्ट्रेशन होती है, जैसे कि सेल्स ज़्यादा बनना शुरू हो गए या सेल्स की डेथ ठीक से नहीं हो रही है, तो इस समय कैंसर के सेल एक जगह इकट्ठा होते हैं। जैसे सॉलिड कैंसर होते हैं जो जैसे ब्रेस्ट में होता है या थायराइड में होता है या आंत में होता है, वो गिल्टी बन जाती है। लेकिन जो ब्लड कैंसर होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि भाई दूसरे सेल्स को बनाने नहीं देते हैं। तो अगर आप सरल भाषा में बोलना है तो ये कैंसर है। जी बिल्कुल। वहीं अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि भारत देश के अंदर, जहाँ कभी हमने ये सुना भी नहीं था कि कैंसर जैसी कोई बीमारी भी होती है, कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि तेज़ी से जो है वो कैंसर के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? क्या केवल तंबाकू एक ऐसा कारण है या अल्कोहल एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो है वो कैंसर के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? इसके तो 2-3 कारण हैं वैसे। तो आप ये लेकर चलो कि भाई कि एक तो कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई कि नंबर ऑफ़ कैंसर बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पहले हमारे पास इतने इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज़ नहीं होते थे जिससे हम काफ़ी कैंसर मिस कर जाते थे, तो उसके वजह से भी हमारी कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है। और तीसरी रीज़न ये है कि भाई कि लॉन्जिविटी बढ़ रही है, जैसे एज बढ़ जाता है तो कुछ कैंसर ज़्यादा होते हैं, तो उसके वजह से हो रही है। हाँ, अब जैसे आपने बोला है कि तंबाकू का सेवन करना, मधुरापान करना या जीवन शैली में बदलावट आना, खाने पीने में हमारी चेंज हो गई है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, इसके वजह से भी बनती हैं। तो कारण एक नहीं है, कारण अनेक है। लेकिन ये लेके चलना चाहिए कि आज के दिन में कैंसर की इंसिडेंस बढ़ी है और इसके वजह काफ़ी है। जी बिल्कुल। वहीं डॉक्टर अतुल्ला, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि कितने तरह के कैंसर होते हैं अमूमन जो आजकल के समय में हम देखते हैं कि लोगों को ज़्यादा ग्रसित करते हैं उनके शरीर को? जैसे कि हमने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो क्या किडनीज या किसी और लंग्स कैंसर होता है? तो और हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसको कैंसर अपनी चपेट में ले सकता है? देखिए, कैंसर तो कोई भी ऑर्गन जो हमारा सर से लेके पैर तक है उसमें कैंसर बन सकता है। अब देखा जाए तो भारत में करीब 13 से 14 लाख कैंसर होते हैं हर साल। उसमें से सबसे जो हम बोलें कि कॉमन कैंसर है, ओवरऑल बोले तो ये ब्रेस्ट कैंसर है, जो स्तन का कैंसर रहता है। करीब 2 लाख केस 14 लाख में से ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। अब अगर हम तंबाकू से जो कैंसर होते हैं या स्मोकिंग से जो कैंसर होते हैं, अगर उनको हम जोड़ दें तो वो एक बहुत बहुत बड़ा चंक है। इसमें आपके मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, इतने कैंसर रहते हैं जो स्मोकिंग के कारण होते हैं। और तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर रहता है, तो ये बहुत कॉमन कैंसर है। अब बाकी हमारे देश में देखा जाए तो विभिन्न जो हमारे पार्ट हैं कंट्री के, उसमें कुछ कैंसर अलग अलग तरीके से कॉमन देखे जाते हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर का कैंसर, जो हम पित्त की थैली बोलते हैं, उसका कैंसर काफ़ी कॉमन है। ये कि मध्य उम्र जो 30-40 साल की फीमेल्स में, औरतों में पाया जाता है। तो इन सब के कारण भी अभी हमें ठीक से नहीं पता हैं। काफ़ी सारे कैंसर के हमें ठीक से कारण पता भी नहीं है कि क्यों होता है। पर ओवरऑल देखा जाए तो एक स्मोकिंग और तंबाकू सबसे कॉमन है। इसके बाद हमारा मोटापा, लाइफस्टाइल,
जीवन शैली में जो बदलाव हुए हैं, इसके कारण ये सारे कैंसर हैं। जी, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बात की कि कैंसर किसी को उम्र देखकर जो है वो नहीं पकड़ता है। आजकल देखने में आता है कि बच्चों को भी जो है वो कैंसर ने ग्रसित कर लिया। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो किसी भी तरीके के तंबाकू का जो है वो सेवन नहीं करते, उनकी किस तरीके की दिनचर्या रहती होगी वो हम सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों में कैंसर के केसेस अब बढ़ते ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उसके पीछे कोई विशेष कारण? देखिए, बच्चों के अंदर कैंसर काफ़ी प्रकार के होते हैं। इसमें जो ब्लड कैंसर है वो सबसे कॉमन प्रकार का कैंसर माना जाता है। अक्यूट ल्यूकीमिया जिसको हम बोलते हैं, ये एक कॉमन कैंसर है। और बाकी आँख का कैंसर हो सकता है जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं, या फिर लिम्फ नोड के अंदर होता है जो लिम्फोमा बोलते हैं, किडनी के अंदर हो सकता है। ये अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बहुत कॉमन कैंसर नहीं है, पर बच्चों में ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैंसर नहीं हो सकते हैं। अब कुछ कारण तो है हमारे जो आदत से होता है या दिनचर्या जैसी है उसके हिसाब से होता है। कुछ कैंसर हमारे जीन पे निर्भर करते हैं। जीन का मतलब कि ये जो डीएनए है, जो हमारा लाइफ का एक कोड है जिससे हमारे सारे ऑर्गन बनते हैं, वो कैसे आगे विभाजित होंगे, कौन सा ऑर्गन कैसा होगा, हमारा नाक कैसा दिखेगा, हमारी आँख कैसे दिखेगी, कान कैसा होगा, कितनी हमारी हाइट होगी, सब कुछ हमारे एक कोड में होता है। तो एक कोड के अंदर जब डिफेक्ट आने लगता है तो वो जो सेल का जो विभाजन है वो ख़राब तरीके से होने लगता है, वो एक कंट्रोल में नहीं रहता है। विभाजन एक नॉर्मल तरीका है बॉडी के बढ़ने का। बच्चा जब बड़ा होता है, उसके सारे ऑर्गन बड़े होते हैं, तो विभाजन हो के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से सेल बढ़ते हैं, बट एक समय पे वो जाके रुक जाना चाहिए। अब कैंसर में क्या होता है कि ये रुक नहीं पाता है क्योंकि उसकी ये मशीनरी ख़राब हो गई होती है। ख़राब कैसे हो सकती है? केमिकल एक्सपोजर जो है डीएनए को ख़राब कर सकता है, या फिर अंदरूनी मशीनरी पहले से ख़राब है, जो डीएनए डैमेज बोलते हैं, उसको ठीक करने की एक मशीनरी रहती है। अगर वो ख़राब है तो फिर वो उनके अंदर कैंसर ज़्यादा हो सकता है। इवन ये भी देखा जाता है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, ये सारे कैंसर में करीब 10 से 20% में ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो इन सब कारणों से कैंसर हो सकता है। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़े होके भी हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर सिनो, आइए हम विषय से संबंधित कुछ और जो है वो बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारा विषय है कि कैंसर के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, तो और क्या उपचार है। सबसे पहले बात करते हैं हम कारण की। जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं दिनचर्या में हमारा डेली रूटीन जो है वो आजकल डिस्टर्ब हो गया, तो वो कितना बड़ा कारण है कैंसर के सेल्स डेवलप करने का हमारी बॉडी में? किस तरीके की हमें दिनचर्या रखनी चाहिए? देखिए, अगर आप कैंसर के कारण मानते हो तो इसको आप 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आप ये लेकर चलो कि जैसे मैंने बोला कि उम्र बढ़ने से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाती है, तो ये आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सपोज़ ब्रेस्ट कैंसर है, वो वुमेन में ज़्यादा होता है, तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे कैंसर्स के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने बताया बार बार कि भाई कि जो ओरल कैंसर है, जो इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है वुमेन में और मेल में दोनों में, या लंग कैंसर है, ये बिल्कुल प्रूवन है कि भाई ये तंबाकू सेवन से और धूम्रपान करने से होता है। तो इसमें कोई आपको मतलब दो राय नहीं है कि इसके वजह से नहीं होता। अगर ये आप कम कर दो तो आपकी कैंसर की इंसिडेंस डेफिनेटली कम हो जाती है। वैसे भी जैसे हमने बोला है कि कुछ चीज़ें कैंसर्स होते हैं जो रिलेटेड होता है कि खाने पीने से, लाइक जिसकी डाइट अगर फैट डाइट ज़्यादा होता है तो उनमें ये जो कोलन और जो आंत होते हैं ना, बड़ी आंत की कैंसर की इंसिडेंस बढ़ जाती है। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो खाने से इसकी इंसिडेंस कम हो जाती है। तो आप ये लेके चलो कि भाई कि अगर आप धूम्रपान नहीं करेंगे और तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और मधुरापान नहीं करेंगे तो आपको जैसे हमारे ये वो डिटेल में दिखाया गया कि 50% कैंसर की रिस्क आपकी कम हो जाती है। तो ये सबको कहते हैं हम कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, और इसको अगर हम कंट्रोल में रखें तो आप कैंसर की तादाद डेफिनेटली कम कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अतुल, आप इसके अंदर कोई और जानकारी ऐड करना चाहेंगे? कुछ और आप विशेष बताना चाहेंगे इसमें? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि एक पहले का जो जीवन
व्यतीत करने का तरीका रहता था। हम आज के दिन भी अगर देखें तो ये कैंसर का जो इंसिडेंस है, जितने नंबर हमारे गांव में होते हैं वो शहर से कम होते हैं। अब इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे पता ही नहीं लगता है, पर उसको भी अगर हम साथ में देख लें कि पता लग जाने के बाद भी देखें तो कुछ कैंसर गांव में कम होते हैं। ये ज़्यादातर जो दिनचर्या का अगर हम देखें, बस हमें ये सोचना है कि पहले का जो इंसान था वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता था। सुबह उठता था, व्यायाम करता था, ताज़ा फल का आहार करता था, खाना अच्छे से खाता था, ज़्यादा नहीं खाता था क्योंकि खाना था ही नहीं। ये जो आजकल बाहर प्रोसेस फूड मिलता है, इसका सेवन इतना बढ़ गया है। तो अगर हम पूरा उस वाले तरीके की अगर हम जीवन देखें, अगर उस तरह का व्यतीत किया जाए, अब ज़्यादातर डेस्क जॉब हो गया है, खाना पीना फ्रेश नहीं रह गया है, फल फ्रूट का सेवन कम है, फिज़िकल एक्टिविटी एकदम काम करना बंद हो गया है। लोग अपना स्टेप काउंट कर रहे हैं कि किस तरह से 4000, 5000, 10,000 करें। यही पहले के जीवन में लोग 10-10 किलोमीटर चले जाते थे। आज हर जगह जाने के लिए गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, खाने के लिए जो रेडी टू ईट है वो चाहिए। तो ये सारा बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं हमें पूरी लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरफ लेके जा रहा है, और इसमें बहुत सारे कैंसर हैं जो इसको एज अ पूरा ये पैकेज आता है एज अ रिस्क फैक्टर, जिनसे बहुत सारे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो इन सबको अगर हम चेंज करें, वापस उस तरह की कुछ बदलाव करें जीवन में, तो ये सारा इंसिडेंस कम किया जा सकता है। बिल्कुल। तो कैंसर क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या है, ये आज का हमारा स्वस्थ किसान का जो है वो यही विषय है। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या हमारा ईमेल आईडी swasthkisanlive2024@gmail.com, ये है हमारा ईमेल आईडी। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और हमें रहेगा आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। जी हां, कैंसर क्या है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और कैसे इसका उपचार किया जाता है, ये तमाम जानकारियां आज हम यहां पर हासिल कर रहे हैं डॉक्टर सीनू से। और डॉक्टर अतुल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न उठ रहा है कैंसर से संबंधित, अगर आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर swasthkisanlive2024@gmail.com, यह है हमारा ईमेल आईडी। इस पर भी आप अपने प्रश्न हम तक सीधे जो है वो पहुंचा सकते हैं। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मुझे एक ईमेल आया है ममता जी का, और डॉक्टर सीनू, इनकी उम्र इन्होंने बताई है 40 साल, और वो ये पूछना चाहती हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से पता चले, क्या लक्षण हो सकते हैं इसके, कैसे पता चले कि एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर है। देखिए, जैसे हमने पहले भी बताया कि जो कैंसर के ब्रॉडली हमने रीजंस बताए कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर लेके चलें तो जैसे डॉक्टर अतुल बता रहे थे कि सिर्फ 10% आप ये रिलेट कर सकते हो कि ये जेनेटिकली रिलेटेड होता है, दूसरे 90% स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये नॉर्मली देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर उनमें होता है जो जिनकी मतलब थोड़ा मोटापा होता है, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो इनमें ज़्यादा पाया जाता है। बट ये मतलब नहीं कि ये नहीं करते उनमें नहीं होता है, उनमें भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि जैसे एज बढ़ता है तो कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो दूसरा चीज़ ये है कि अगर कैंसर हो तो हम कैसे पकड़ें। नंबर 1 होता है कि हमने बार बार बताते हैं कि एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की एक तरीका होती है। आजकल यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियोस है, देख सकते हैं, नहीं तो हमारे डीडी किसान में भी ये वीडियोस है, हमारे से ये शेयर कर सकते हैं आप। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए मंथली, और ब्रेस्ट का साइज़ और ब्रेस्ट में कोई बदलावट है वो देख सकते हैं मिरर में देख के। वो एक तरीका होता है इसको ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने का। दूसरा चीज़ है, जब आप एग्ज़ामिन करते हैं और जब आपको महसूस होता है कि कोई गिल्टी है,
तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट का कैंसर का जो गिल्टी होता है उसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है। तो ज़्यादातर लोग ना पेन नहीं होता तो उसको यूजुअली वो इग्नोर करते हैं, उसको मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली पेनलेस होता है। तो अगर आपको कोई गिल्टी दिखता है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कारण है। लेकिन कभी कभी ब्रेस्ट में निपल में बदलावट आना या ब्रेस्ट के ऊपर का स्किन में कोई चेंजेस आना या ब्रेस्ट निपल से कोई डिस्चार्ज आना, ये भी दूसरे लक्षण हो सकते हैं। और कैंसर को आप जो गिल्टी बनने से पहले कैसे पकड़ा जाता है, उसके लिए एक टेस्ट होती है, जैसे मैंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्टर को दिखा लेना, उसको फिजिशियन एग्जामिनेशन बोलते हैं। और तीसरा होता है इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब कि जो भी 40 साल के उम्र से ज़्यादा है जो औरत, वो अपना मैमोग्राम करवा लेना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के बाद। उससे काफ़ी सारे कैंसर्स पता लग जाते हैं। अगर 40 साल से उम्र कम है, गिल्टी है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये भी एक इमेजिंग टेक्निक है। अगर ये सब करने से आपको कैंसर जल्दी पकड़ा जाता है। जल्दी इसीलिए पकड़ना चाहिए कि अगर जल्दी पकड़े तो इसकी इलाज बहुत अच्छी हो सकती है और क्योर भी हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अतुल, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने भी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है वो भारत में ज़्यादा देखने को जो है वो अभी मिल रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने सुनी है कहीं कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो उन महिलाओं में ज़्यादातर होता है जो कि मेनोपॉज जिनका आ चुका है। क्या ऐसा भी कुछ होता है या फिर विदाउट मेनोपॉज भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 या 2 पे रहता है कैंसर। लंग और फेफड़े का और स्तन का कैंसर दोनों लगभग बराबर बराबर होता है। तो अब ये ज़्यादातर देखा जाए तो मेनोपॉज के बाद ही होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले नहीं हो सकता है। अब ब्रेस्ट कैंसर कहने को हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गन में बीमारी है, पर ब्रेस्ट कैंसर खुद ही बहुत प्रकार का कैंसर होता है। अब इसमें कुछ जांचें की जाती हैं जिससे हमें पता लगता है कि वो किस प्रकार का कैंसर है। तो इसमें सबसे कॉमन तरह का जो कैंसर होता है जो हार्मोन डिपेंडेंट रहता है, जिसको हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव कहते हैं, उसमें वो एक रिसेप्टर मिलता है। तो ये 60 से 70% यही वाले होते हैं और ये वाले कैंसर ही मेनोपॉज के बाद ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर कुछ 30 साल की उम्र पे, 40 साल की उम्र पे या 25 साल की उम्र पे, 30 साल की उम्र पे भी मिलता है। तो ये एक स्पेशल तरह का कैंसर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ये वाला प्रकार का जो स्तन का कैंसर है वो जल्दी उम्र में होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसका इलाज एक अलग तरीके से किया जाता है। अगर हम देखें कि जो सबसे कॉमन तरह का कैंसर जो हार्मोन पे डिपेंडेंट वाला कैंसर आपको बता रहे थे, उससे थोड़ा विभिन्न तरीके से किया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर की ऐसा कोई उम्र नहीं है जिस पे नहीं हो सकता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका खतरा बढ़ता जाता है। इसीलिए 40-45 साल की उम्र के बाद कहा जाता है कि साल या 2 साल में मैमोग्राम एक करा लेना चाहिए। पर कोई भी जो लक्षण है वो किसी भी उम्र पर आ रहे हैं, बिना उम्र का ध्यान दिए उसको ज़रूर जाके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कम उम्र में ज़्यादा चांस है कि वो कैंसर नहीं होगा, कम चांस है लेकिन फिर भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ वो खतरा बढ़ जाता है, तो उस उम्र में ज़रूर दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आपको एक बार हम फिर बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कैंसर, उसके लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिए या फिर स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com, यह है हमारा ईमेल आईडी। इस पर भी आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। यहाँ पे आइए एक और ईमेल शामिल करते हैं। रमेश जी ने हमें मेल भेजा है बिहार से और इनकी उम्र है 52 साल और ये लिखते हैं कि काफ़ी समय से जो है ये तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी भी पीते हैं। अब मुंह के अंदर कुछ छाले जो है वो दिखने शुरू हो गए हैं, तो क्या ये कैंसर से रिलेटेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो बीड़ी का या तंबाकू का सेवन करते हैं तो ये जो मुंह के अंदर जो म्यूकोजा होता है नॉर्मली हमें वो पिंक कलर का पाया जाता है। जैसे कैंसर, आप तंबाकू का सेवन करें या आप धूम्रपान करें तो ये इसके सेल्स चेंज हो जाते हैं और इसकी कलर वाइट हो जाती है और या ज़्यादा रेड हो जाती है। तो ये
कैंसर होने के पहले वाला लक्षण है। इसको हमने प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं, ल्यूकोप्लेकिया है। और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप धूम्रपान बंद कर दें या तंबाकू सेवन कम कर दें तो ये बिल्कुल नॉर्मल होने का चांस होता है। तो अगर आपके मुंह में कोई सफ़ेद छाले हो रहे हैं और वो छाले आपको तंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर, या उसमें कोई दर्द भी नहीं है फिर भी आप ज़रूर डॉक्टर को दिखा लीजिएगा और इसका जांच पड़ताल करवा लीजिए ताकि ये कैंसर ना हो। और अगर ये ल्यूकोप्लेकिया है तो अगर आप तंबाकू का सेवन बंद कर दें तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी, वैसे डॉक्टर सीनू, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वैसे जो लोग धूम्रपान करते हैं या फिर जो है वो मदिरा का सेवन करते हैं तो उनको और किस तरीके के जो है वो कैंसर हो सकते हैं? मुंह का कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? कैसे पता चले कि कैंसर की जो है वो शुरुआत हो गई? क्या किसी तरीके के खून का रिसाव मुँह से होना शुरू हो जाता है? क्या कुछ ऐसा होता है? क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, जैसे डॉक्टर अतुल पहले ही बताया कि लगभग 50% से ज़्यादा कैंसर आप तंबाकू सेवन, धूम्रपान और मदिरापान से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप ये अवॉइड करें तो 50% कैंसर्स कम हो सकते हैं। अगर आप लक्षण पूछें तो जैसे हम बता रहे थे कि भाई जो तंबाकू का सेवन करते हैं तो अगर उनमें मुंह में कैंसर हुआ तो एक हो सकता है कि जैसे हमने पहले बताया कि वाइट पैच बन गया है। दूसरा है कि छाला बनता है, वो छाला नॉर्मली मुंह में छाला बने तो 2 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आपको कोई छाला होता है और वो ठीक नहीं हो रहा है या आपका म्यूकोजा इतना चेंज हो गया कि उसमें लगातार आपको बर्निंग हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। इस टाइम पे अगर आप कैंसर पकड़ें तो इसकी पूरी इलाज हो सकती है। अगर इसको डिले करें तो ये और फैल जाएगा। फैलने के बाद ऑपरेशन बहुत बड़ी करनी पड़ेगी और उसके रिज़ल्ट भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप लंग कैंसर को लेके देखें तो अगेन बहुत मुश्किल है। लंग कैंसर के सबसे पहले पकड़ने के लक्षण क्या ये तो होती है कि खांसी हर एक को होता है, ये सीज़न में सबको हो रहा है, हम देख रहे हैं कि फ्लू फैल रही है। लेकिन अगर किसी को खांसी हो रही है और 7 से 10 दिन से ज़्यादा खांसी कंटिन्यू कर रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है और चेस्ट एक्सरे करवाना ज़रूरी होता है। हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ में जो स्मोकर्स होते हैं, जो 15 साल से ज़्यादा स्मोक करें, उनमें एक सीटी स्कैन भी करते हैं देखने को कि भाई कैंसर हुआ तो उसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं और कोई भी ऐसी कोई छाला हो गई या खांसी हो गई, वो नॉर्मली 7-10 दिन में जो ठीक होना वो नहीं होता है तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर अतुल, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं कैंसर की और कैंसर की स्टेजेस की तो अमूमन जो है वो कैंसर 4th स्टेज पर जाके पता चलता है और तब तक केस बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है, इंसान बचने योग्य ही नहीं रहता। तो कैसे पता चले कि कैंसर की अभी कौन सी स्टेज है? बॉडी में किसी और तरीके के क्या कोई चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? कैसे पता चले कि हमें कैंसर का ही टेस्ट करवाना है या ये कैंसर के ही लक्षण है? क्योंकि हम तो डॉक्टर्स नहीं हैं, हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को कैसे पता चलेगा कि वो कैंसर से ग्रसित हो चुका है? देखिए, जितने भी कैंसर हैं, ज़्यादातर कैंसर पहले से लेकर 4थी स्टेज तक रहते हैं। कुछ में रहता है कि पहली से तीसरी तक है, पर ज़्यादातर कैंसर में 1 से 4 स्टेज होता है। 4थी स्टेज का मतलब है कि वो अपने अंग से ब्लड के माध्यम से बाहर चला गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्तन का कैंसर है, वो स्तन से जाके फेफड़े में चला गया है या लिवर में चला गया है। अब कैसे पता लगे? जब स्तन का कैंसर किसी का हम डायग्नोज करते हैं कि पता लगता है स्तन का कैंसर है, तो उसमें हम देखते हैं कि कितनी बड़ी गांठ है, क्या वो बगल की गांठ में चली गई तो है। ये जो गांठ है, माफ़ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, ये जो गांठ होती है ये क्या बाहर की तरफ उभरी हुई होती है या अंदर की तरफ उभरी हुई होती है? क्योंकि कई बार ऐसा भी मैंने सुना है कि जो गांठ अगर आपकी बाहर की तरफ उभरी हुई है उसको कैंसर की गांठ मानी जाती है, और स्किन के अंदर की तरफ भी कुछ गांठें हैं जो उभर जाती हैं जिन्हें शायद हम टिश्यूज कहते हैं। देखिए, गांठ किसी भी तरीके से ग्रो कर सकती है। बाहर अगर आने लग गई है, वो चमड़ी को इन्वॉल्व करने लग गई है, तो वो अक्सर तीसरे स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। अगर वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ गया है तो वो तो काफ़ी लेट होता है। जब गांठ बहुत छोटी रहती है तो ना तो वो चमड़ी के बाहर आएगी, वो केवल स्तन के अंदर ही रहती है। अब तो हम मेमोग्राफी करके बहुत ही छोटी सी छोटी गांठ को पहचानना चाहते हैं, तो अगर वो चमड़ी के बाहर आ गई है मतलब कि थोड़ा बढ़ गया है कैंसर। और स्टेज जानने के लिए कि बाहर फैला है या नहीं फैला, हम कुछ जांचें करते हैं,
जैसे कि एक सीटी स्कैन हुआ या बोन स्कैन हुआ या पेट स्कैन हुआ, वो एक इंडिविजुअल केस पे डिसाइड किया जाता है। देखने के बाद सबसे ज़रूरी रहता है कि वो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर देखेंगे, मैमोग्राम कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे, ज़रूरत होगी तो सीटी स्कैन या पेट स्कैन करके देखा है कि कहाँ कहाँ फैल चुका है या नहीं फैला है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर फैल भी गया है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अभी बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है कैंसर में, कैंसर के इलाज में। अब बहुत सारा कैंसर का इलाज आज के डेट में अवेलेबल है। चौथी स्टेज में भी हम देखते हैं कि मरीज जो है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई साल तक भी ठीक रहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये नहीं समझे कि चौथा स्टेज है तो वो ठीक नहीं हो सकता है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो जल्दी वाले लक्षण हैं उसको छोड़ के ही बैठ जाएं कि इसका तो इलाज है। जो चीज़ हम पहली स्टेज में कर सकते हैं वो हम दूसरी में नहीं कर सकते हैं, जो हम दूसरी में कर सकते हैं वो तीसरी में नहीं कर सकते हैं, और जो हम तीसरी में कर सकते हैं वो चौथी में नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी कैंसर का डायग्नोसिस होगा उतना ही जो सही होने के जो कहते हैं प्रोबेबिलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा रहती है। पहले स्टेज में ज़्यादातर कैंसर में 10 में से 8 या 9 या उससे भी ज़्यादा मरीज़ ठीक हो जाते हैं, और जो चौथी स्टेज में है उसमें जनरली ठीक होना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट इलाज पूरा बीमारी ठीक होना मुश्किल रहता है, बट इलाज के साथ उसमें भी काफ़ी समय गुजारा जा सकता है, और जो उसके कारण लक्षण आ रहे हैं उनको रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, और हमारे पास जगदीश बेरी जी का जो है वो ईमेल आया है उत्तराखंड से, उसे करेंगे शामिल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कैंसर, उसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। आइए जगदीश बेरी जी का ईमेल जो है वो हम शामिल करते हैं। इन्होंने हमें मेल लिखा है उत्तराखंड पिथौरागढ़ से, और वो ये कहते हैं कि मेरी बुआ को पैनक्रियाज में कैंसर है, उनका इलाज लोकनायक अस्पताल से चल रहा है। हर साल दिखाने आना होता है, कभी कभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। 2017 से चल रहे हैं, बीमारी शुगर के पेशेंट भी हैं वो, और उनको खाने पीने में दिक्कत भी रहती है। 65 साल 65 उनकी उम्र है। अब आगे के उपचार के लिए क्या करना चाहिए? पेट का स्कैन कब कब करवाना चाहिए, क्या बताएंगे? जगदीश जी, जो आप बता रहे हैं कि जो पैनक्रियास में कैंसर है, तो पैनक्रियास के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका जो हेड ऑफ द पैनक्रियास जो कॉमन कैंसर होता है वहाँ का, और इनका पूरा ऑपरेशन हो गया और कीमोथेरेपी भी ख़त्म हो गई है। तो जब भी ये पैनक्रियास का पार्ट निकालते हैं तो इनमें डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाती है, तो इनको डायबिटीज़ हो सकता है। तो आप बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलरली दिखा रहे हैं, ये खास ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और डॉक्टर जब भी ज़रूरत पड़ी तो जो ब्लड टेस्ट होती है एक CA-99 वो करवा लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो वो कि पेट का वो स्कैन करेंगे। अभी ये दिखाने का जो होता है इसको हम फॉलोअप बोलते हैं। तो पहले 2 साल के लिए हम ये चाहते हैं कि मरीज़ 3 महीने में एक बार दिखाएं, और 2 साल के बाद हम ये चाहते हैं कि 6 महीने में एक बार दिखाएं, और 5 साल के बाद चाहते हैं कि साल में एक बार दिखाएं। और ये जो स्कैन जो होती है हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं, अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो साल में एक बार करना होता है। अगर कोई पेशेंट को कोई स्पेसिफिक सिम्टम है तो उस पार्ट की टेस्ट करना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। आइए यहाँ पे एक और ईमेल जो है वो शामिल करते हैं। ये हमें दीप्ति जी ने भेजा है दिल्ली से, नोएडा से, और वो ये कहती हैं कि उनकी उम्र है 56 साल, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, लेकिन वो अब ठीक हो चुका है, कीमोथेरेपी भी हो चुकी है। इनका सवाल ये है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर जाने के बाद भी वापस आ सकता है? जी, एक तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कैंसर का इलाज बहुत अच्छे से कराया, उसका सारा इलाज हो चुका है। ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर जो है उसका इलाज होने के बाद भी संभावना रहती है कि वो वापस आ सकता है।
जितना जल्दी स्टेज में होगा, फिर से हम घूम फिर के वहीं पर ही आ जाते हैं कि पहली स्टेज में जो है वापस आने का खतरा कम रहता है, दूसरी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, तीसरे में और ज़्यादा हो जाता है। तो इसी के लिए रेगुलर आपको अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है, हर 3-3 महीने में शुरू के 2 साल, फिर 6-6 महीने में, जैसा कि अभी पहले भी बताया कि 5 साल तक, और उसके बाद सालाना। इसके बावजूद भी अगर आपको बीच में कोई दिक्कत रहती है तो इसमें आपको पहले जाके दिखाना है। अब क्या क्या लक्षण हैं जो हो सकता है कि कैंसर की वापसी हो सकती है? कॉमन जो जगह है जहाँ स्तन से कैंसर फैलता है वो होता है हड्डी, फेफड़ा या लिवर में। तो अगर हड्डी में कोई दर्द रहता है, खासकर कमर में, कमर दर्द वैसे भी काफ़ी सामान्य रहता है पॉपुलेशन में, लेकिन अगर कोई ऐसा दर्द है जिससे आपको रात को नींद नहीं आ रही है, नींद खुल रही है, उससे बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, कुछ नया सिम्टम लग रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, पैरों की तरफ जा रहा है, तो आपको जल्दी जाके दिखाना है। खांसी है जो 7 से 10 दिन 14 दिन में ठीक नहीं हो रही है, तो भी आपको जल्दी जाके दिखाना है। वज़न कम हो रहा है, पीलिया बन रहा है, आपको अपना नॉर्मल स्वास्थ्य नहीं लग रहा है, तो ऐसे अगर आपको लक्षण बनते हैं तो आपको पहले जाके दिखाना है। इसमें ज़्यादा जांचों की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है। सालाना एक दूसरी तरफ का मैमोग्राम किया जाता है देखने के लिए कि दूसरे स्तन में तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं बन रहा है। इसके अलावा की जो जांचें हैं वो केवल और केवल तब की जाती हैं अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ नहीं है तो आपको एक बार डॉक्टर देखेंगे कि सब स्वस्थ है, सब ठीक है, तो वो देख के आपकी अगर दवाइयाँ चल रही हैं खाने वाली तो वो आप लेते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। जी डॉक्टर अतुल, अब हमने यहाँ पर कैंसर की बात कर ली, उसके लक्षण की भी बात कर ली है। अगर हम उसके बात करें उपचार की, उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है कैंसर का? अमूमन हमने देखा है कि कीमोथेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी किस तरीके से की जाती है, उसको कितना समय लगता है, क्या बताएंगे? और एक और इसमें मैं सवाल जोड़ना चाहूँगी, अक्सर अब जैसे कि हमारे देश में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका चलन बढ़ चुका है, जैसे आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है। हर कोई क्लेम करता है कि जो कैंसर का इलाज है केवल कीमोथेरेपी से नहीं हो सकता, आप आयुर्वेदा में भी जा सकते हैं, आप नेचुरोपैथी में भी जा सकते हैं। ये कितना ठीक है? और कई तो ये भी कहते हैं कि हर कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं चाहूँगी आप इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, कैंसर का जो इलाज है वो केवल एक माध्यम से नहीं होता है कि केवल कीमोथेरेपी से इलाज। ऐसे कुछ कैंसर हैं जो, जैसे ब्लड का कैंसर है, उसमें सर्जरी नहीं होती है, उसमें केवल कीमोथेरेपी से ही इलाज होता है। लेकिन अगर हम कोई भी ऑर्गन की बात करें, जैसे स्तन का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, आंत का कैंसर है, तो इन सब में एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हम बात करते हैं, जिसमें सर्जरी आता है, कीमोथेरेपी आता है, रेडिएशन थेरेपी आता है, और अब नई थेरेपी और कुछ आ रही हैं जो न्यूक्लियर मेडिसिन के द्वारा दिया जाता है। तो ये एक मल्टी मोडल ट्रीटमेंट रहता है जिसमें हर चीज़ का एक अपना रोल है। उदाहरण के तौर पे हम स्तन कैंसर ही ले लेते हैं कि जो सबसे ज़रूरी इलाज है उसमें वो ये है कि वो तीनों लोग मिलके जो एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं उस तरह से किया जाए। जैसे सर्जरी की गई तो उसमें क्या कर रहे हैं कि जितना ट्यूमर हमें दिख रहा है, जितना कैंसर, उसको निकाल दिया जाता है। अब जितना दिख रहा है वो तो निकाल दिया, लेकिन स्तन कैंसर या बाकी कैंसर में भी देखा गया है कि ये कुछ सेल धीरे धीरे अपनी जगह से ब्लड के माध्यम से बाहर जाते रहते हैं। अब अगर तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं बाहर, तो वो सीटी स्कैन में दिख जाते हैं कि फेफड़े में दिख रहा है, एक स्पॉट दिख रहा है, तो वो 4थी स्टेज का है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे भी देखें तो वो हो सकता है कि सीटी स्कैन पे नहीं दिख रहा हो और कुछ सेल बाहर हैं जो इलाज ख़त्म होने के बाद, ऑपरेशन के बाद भी बीमारी के वापस आने का कारण बन सकते हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी नस के द्वारा चढ़ाई जाती है। हर कीमोथेरेपी का अलग अलग एक समय रहता है। कोई कीमोथेरेपी आधे घंटे में दी जाती है, कोई 2 घंटे में, कोई 24 घंटे में, किसी का 5 दिन का रेजिम रहता है। तो वो बहुत एक इंडिविजुअल तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कीमोथेरेपी जैसे हमने चढ़ाई नसों के थ्रू, तो वो एक पूरे शरीर में जाती है। वो जाके वो वाले सेल को मारने की कोशिश की जाती है जो अपना मेन ऑर्गन से बाहर चले गए हैं, ताकि बाद में बीमारी के वापस आने के खतरे को हम कम कर सकें। और यही जो रेडिएशन थेरेपी है, जो तीसरी मोडालिटी है, ये उसी ऑर्गन में और उसके आसपास के एरिया में दी जाती है कि अगर सर्जरी के बावजूद भी वहाँ पे कुछ सेल रह गए हैं तो उसको हम वहीं के वहीं पे मार सकें। तो ये 3 कॉमन माध्यम है जिससे इलाज किया जाता है। तीनों को मिला के एक हर मरीज का एक अलग प्लान बनता है
किसका स्टेज क्या है, किस में किस प्रकार का ट्यूमर है, किस तरह से उसका पहले कीमो होना चाहिए या पहले सर्जरी होना चाहिए, क्या पहले उसके बाद सर्जरी के बाद कीमो करना है, रेडिएशन क्या देना है, कितना देना है। तो ये थोड़ा एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की तरह से दिया जाता है हर मरीज का सारी जानकारी जानने के बाद, मरीज की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद। जी डॉक्टर सीनू, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, अगर हमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है या हमें थोड़ी सी खांसी भी आ जाती है तो हम सबसे पहले जो है वो उसको सर्च करते हैं गूगल पर। तो ये एक मेंटल प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर क्रिएट कर देता है। तो अगर हमें किसी तरीके के कोई लक्षण लग रहे हैं ऐसे कि कैंसर है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि अमूमन लोग यही करते हैं कि सबसे पहले फ़ोन उठाएंगे, गूगल करेंगे ये सिम्टम हो रहा है। तो गूगल जो है वो आपको एक लिस्ट ऑफ चीज़ें बता देता है कि अगर आपको ऐसा है तो ये हो सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? अगर हमें थोड़े भी कोई लक्षण दिख रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए? देखिए, आप जो पूछ रहे हैं ना, वो हम हर रोज़ फेस करते हैं ओपीडी में कि पेशेंट आता है या गूगल हमारे सामने खोलते हैं या वो ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो ये बड़ा ब्रॉड चीज़ है कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। हम सिर्फ जैसे डॉक्टर अतुल कह रहे थे एक कैंसर लेके चलते हैं, सपोज स्तन का कैंसर है, तो हमने पहले भी बताया कि भाई अगर कोई भी औरत है 30 साल से ज़्यादा और उनको ब्रेस्ट में कोई गिल्टी हो जाता है और वो गिल्टी में दर्द नहीं है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखा लेना ज़रूरी है। आप ज़रूर गूगल में देखिए, गूगल में इंटरनेट सर्फ करिए, देखिएगा। लेकिन हमारी सलाह ये है कि भाई कि अगर कोई भी औरत है, अगर ब्रेस्ट में कोई गिल्टी हो जाता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। वैसे भी जो दूसरे है कि अगर आपको अगर बड़ा स्तन लेके चलते हैं कि आपको लगातार मोशन में ब्लड आ रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज मत करिएगा, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। और जैसे बोला है कि कोई तंबाकू का सेवन करते हैं या जिनको शार्प टूथ है उसके अगेंस्ट छाला हो गया और छाला हील नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। तो हमारा सलाह ये है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको 7 से 10 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमें घनश्याम शर्मा जी ने ईमेल किया है और वो ये कहते हैं कि मेरे एक जानकार के फेफड़े में 4थी स्टेज का कैंसर बताया है। वो धूम्रपान भी नहीं करते, चाय तक भी नहीं पीते, फिर भी उन्हें कैंसर होने का कारण क्या हो सकता है? डॉक्टर तो क्या बताएंगे? देखिए, कैंसर के कई कारण हैं। जो फेफड़े का कैंसर है उसमें लगभग 80% कैंसर जो है वो धूम्रपान की वजह से रहते हैं, बट 20% ऐसे भी देखे गए हैं जो बिना धूम्रपान के हो सकते हैं। अब उसके कारण कई हो सकते हैं। हमारा जो हम सांस लेते हैं जिस हवा में, क्या उसमें इतने पॉल्यूटेंट रह सकता है, या फिर कुछ उनका जो जीन मेकअप जो हमने पहले चर्चा किया कि जेनेटिक मेकअप है जिसके कारण वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं कि उनके अंदर कुछ डीएनए जो रिपेयर की हम बात कर रहे थे कोड का खराबी होने के कारण, उसके कारण से ज़्यादा हो सकता है। कुछ हैवी मेटल से एक्सपोजर रहता है कि वो क्या काम करते हैं, क्या वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल से एक्सपोजर है जो शरीर के अंदर जाता है तो वो भी कैंसर का कारण बन सकता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण तौर से एस्बेस्टॉस है जो पहले शिपिंग इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता था, तो वो लंग कैंसर, फेफड़े के कैंसर का एक कारण वो भी है। इस प्रकार से काफ़ी केमिकल्स हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। जी बिल्कुल। एक हमें बहुत ही एक और ईमेल आया है, ये हमें भेजा है टीना जी ने, और वो ये कहती है कि सर मैं आगरा से हूँ। एक्चुअली पहले मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया। उनका ट्रीटमेंट एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कुछ टाइम बाद उन्हें ओवरी का कैंसर हो गया और अब उनको स्टमक में भी कैंसर की शिकायत बताई गई है। ऐसा कैसा पॉसिबल है कि बार बार उन्हें कैंसर हो रहा है अलग अलग जगह पर? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? टीना जी, आप जो बता रहे हैं ना कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, स्टमक कैंसर है, इसको ये कैंसर सिंड्रोम हम बोलते हैं। मतलब इसका मतलब है कि भाई कि एक से ज़्यादा अगर कैंसर हो जाते हैं किसी में, अगर ये हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो जाती है। जैसे डॉक्टर अतुल ने सबसे पहले बताए थे कि भाई हर बॉडी में हर सेल होता है, तो हर सेल में कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन होने से, ऑल्ट्रेशन होने से ये कैंसर हो सकता है। तो आपका मदर का अगर ये कैंसर है तो कुछ जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं
जो आजकल हम NGS बोलते हैं उससे टेस्ट कर सकते हैं, या सबसे सिंपल होता है कि एक ब्रेस्ट रिलेटेड होता है BRCA1 BRCA2 बोल के वो जीन्स होते हैं, वो टेस्ट करना चाहिए। अगर ये मदर में पॉजिटिव आता है तो आपको भी ये टेस्ट करवाना चाहिए, और आपके अगर सिस्टर्स वगैरह कोई है तो भी इनको भी ये टेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये जब भी कैंसर होता है तो ये यूजुअली सिंड्रोमिक कैंसर होता है, और ये हमने देखा है कि ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अतुल, आप इसके अंदर कुछ और जानकारियाँ, कुछ और बातें कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? जी देखिए, 10 से 15% या 20% तक ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जेनेटिक के कारण हो सकता है। इसमें जो सबसे कॉमन जीन है, जैसे कि डॉक्टर सीनू ने बताया कि वो BRCA रहता है, BRCA 1 और 2 जीन होते हैं ये, जो करीब 10 से 12% तो यही रहते हैं जो सबसे कॉमन है। अब इनसे कौन कौन से कैंसर होने का खतरा रहता है? सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर होने का खतरा। अगर हम देखें, अगर किसी के अंदर ये बदलाव है उनके जीन में, तो उनकी पूरी लाइफ में करीब 70 से 80% रिस्क रहता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर होगा। दूसरे ऑर्गन में हो सकता है, जैसे कि ओवरी कैंसर। अगर वो मेल हैं तो उनको मेल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लोग समझते हैं कि मेल ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं हो सकता है, मेल में भी हो सकता है। मेल के अंदर गदूद का, जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, वो हो सकता है। पैनक्रियाज का कैंसर हो सकता है। तो इसमें है क्या कि वो DNA के अंदर जो खराबी आती है उसको ठीक करने की मशीनरी ख़राब है, तो उससे कुछ ऑर्गन जो हैं उसमें खतरा बना रहता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे डेवलप हुई हैं। एक तो जांच करने का तरीका, जैसे कि NGS आपको बताया कि इससे हम कई जीन को इकट्ठा देख सकते हैं कि और भी जीन में क्या कोई ख़राबी तो नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रिसर्च बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि ये कॉमन जीन के अलावा और भी कुछ कुछ जीन हैं जिनके बदलाव के कारण ये हो सकता है। लेकिन ये सबको नहीं करना चाहिए। पहले आपको एक अपना जेनेटिक काउंसलर से मिलना है, समझना है कि ये टेस्ट क्या है, इसके रिज़ल्ट का क्या मतलब हो सकता है। इसे हम प्री टेस्ट काउंसलिंग कहते हैं, कि पहले समझें और इसके बाद टेस्ट होता है। टेस्ट आने के बाद उसका जब रिपोर्ट आएगा फिर से आप एक बार काउंसलर से मिलेंगे। इसे हम पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग कहते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट का प्रभाव जो है वो केवल मरीज के लिए नहीं है, वो पूरी फैमिली के लिए हो सकता है। उसके बाद कौन कौन किस किस का जांच करना है, कौन कौन कराना चाहता है, किस उम्र पे करना है, तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं जिसको एक समय देकर अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। जी बिल्कुल, और इसी पर आगे हम और बातचीत भी करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चल रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कैंसर, उसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com ये हमारा ईमेल ID है। अभी भी कार्यक्रम में कुछ वक्त बचा है, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप तुरंत अपना फ़ोन उठाएं और हमें आप ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल। तो डॉक्टर सीनू, अब तक हमने बात कर ली कारण की, उसके लक्षण की, उपचार की भी जो है हमने थोड़ी बहुत बातचीत कर ली है यहाँ पर। लेकिन एक और बातों बातों में एक और तरीके के कैंसर की हमने बात करी है, जिसे कहते हैं ओवरियन कैंसर। तो ओवरियन कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या बताएंगे उसके बारे में? ओवेरियन कैंसर, ये देखिए, ओवरी जो होता है कि जो अंडकोश होती है तो बॉडी की, वो इतना अंदर होता है कि इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इससे कि भाई ये जब भी कैंसर पकड़ा जाता है, ख़ास मतलब जब भी देखोगे आम तौर से तो ये स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही पकड़ा जाता है। लेकिन जैसे हमने पहले वाले बताया कि जो टीना जी के मदर का जो बात किए थे, जी। तो उनमें कुछ जेनेटिक टेस्टिंग करके वो जिनमें पॉजिटिव आते हैं तो उनमें हम रेगुलर चेकअप करते हैं। एक होता है कि ब्लड टेस्ट CA-125 वो करते हैं और रेगुलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ओवरियन कैंसर ऐसी कैंसर है जिसको पहला स्टेज में पकड़ना बहुत मुश्किल है।
तो इसमें हम इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर को होना चाहिए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, मतलब डॉक्टर को अगर डाउट आता है पेशेंट में ओवेरियन कैंसर है तो पूरे टेस्ट करके देखना चाहिए कि ये ओवेरियन कैंसर नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में आज के दिन में जब भी ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो स्टेज 1 में पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम नहीं, कोई लक्षण नहीं होते हैं और एग्जामिनेशन में आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ओनली जिनमें वो जो डाउट आता है तो उनमें आप जो जैसे मैंने बताया ब्लड टेस्ट होता है CA-125 और अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन या MRI करके पता कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमें प्रवीण जी ने मेल भेजा है और वो ये पूछते हैं कि क्या तली भुनी चीज़ें खाने से कैंसर हो सकता है? डॉक्टर अतुल क्या बताएंगे? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ की मात्रा पे निर्भर करता है कि अगर अब आजकल बोलते हैं एक पूरा शुगर इज़ द न्यू टोबैको, मतलब कि चीनी का सेवन, अब क्या चीनी बिल्कुल ही खाना बंद कर दें? अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाएं। और ऐसा भी सुना है कि अगर आप एक ही ऑयल को अगर आप बार बार रीहीट करते रहते हैं तो उसमें भी डेवलप होने के चांसेस अगर होते आप हैं। कुछ तेल ऐसे रहते हैं जिनका टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो उनके अंदर जैसे ऑलिव ऑयल है वो बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं रहना चाहिए, हर एक का एक पॉइंट रहता है, या फिर एक ही तेल को बार बार करते हैं तो उनमें कार्सिनोजन बनने का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों पे निर्भर करता है कि आप कितना सेवन कर रहे हैं। अब अगर आप महीने में एक आध बार खा रहे हैं फ्राइड फूड या तेल में भुना हुआ तो उससे कोई फ़र्क नहीं होगा, पर अगर आप रोज़ ऐसी ही चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो उससे बहुत दिक्कत है। वो और भी बीमारियाँ, केवल कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ लेके आती हैं ऐसी चीज़ें। बिल्कुल। तो डॉक्टर अतुल, क्या माना जाए किस तरीके का आहार जो है हमारा, फूड कैसा होना चाहिए? कितना वेजिटेबल्स, कितने फ्रूट्स, ये सब क्या हमें कुछ खाना चाहिए जिससे कि हम कैंसर सेल्स को डेवलप होने से जो है वो थोड़ा रोक सकें? देखिए, बैलेंस डाइट सबसे बड़ा मंत्र है इसमें, कि सब कुछ खाना है आपको, फल खाना है, फ्रूट खाना है, वेजिटेबल खानी है, जितना हो सके आप सोचिए कि उसमें प्रोसेसिंग कम से कम। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि अब गेहूं का बिल्कुल ही करके मैदा बना दिया, वो सुपर प्रोसेस्ड फूड हो गया, या फिर जो फ्रोज़न फूड है जो बहुत समय से फ्रिज में रखा हुआ है, जो बाहर फास्ट फूड चेन हैं, ये सब चीज़ों को थोड़ा कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। हमारा जो नॉर्मल आहार होना चाहिए उसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जियां कम से कम 2 या 3 बार, फल फ्रूट लिया जाए, ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको खाने से बहुत ख़राबी हो जाएगी, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको हम रोज़ खाएंगे तो ठीक हो जाएगी। ये सही तरीके का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है कि आप सब चीज़ें, आपकी जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है, मिनरल है, वो सारे पूरे जाएं। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल कम से कम लें। शुगर बहुत ज़्यादा वैसे भी हेल्दी नहीं है, बहुत सारी और बीमारियां भी वो लेके आती है। तो इन सब चीज़ों की मात्रा जो है वो कम से कम रखें अपने आहार में। बिल्कुल। मनोज जी ने हमें ईमेल किया है और वो ये पूछते हैं कि क्या मोबाइल रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है? डॉक्टर सीनू क्या बताएंगे? अमूमन हम देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो अपने पैंट की, जीन्स की पॉकेट में जो है वो फ़ोन को ज़्यादा रखते हैं, और जिसे कहा भी जाता है कि नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनके कई जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो आगे जाकर लेटर स्टेज में आ सकती है। तो क्या मोबाइल रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है? क्या बताएंगे? मनोज जी, इस पे ना काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। तो लोग बोलते थे कि जो ये टावर्स होते हैं ना, जो टावर के नज़दीक घर है तो उनमें कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, या अगर आप पॉकेट में सेल फ़ोन रखें तो वहाँ का पार्ट में कैंसर हो जाता है। इस पे काफ़ी सारा रिसर्च हुआ, शोधन हुआ है। आज के दिन में ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कि सेल फ़ोन के रेडिएशन से या टावर के रेडिएशन से कैंसर होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई कि ऐसे चीज़ें एज़ फार एज़ पॉसिबल अवॉइड करो। अगर फ़ोन को एक ही कान से मत सुनिएगा क्योंकि उससे आपका हियरिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है। दोनों तरफ यूज़ करिएगा, ज़्यादा लाउड मत रखिएगा, और एक ही पॉकेट में मत रखिएगा, अलग अलग पॉकेट में रख लीजिए। लेकिन ये लेके चलिएगा कि आज के दिन में कोई प्रूफ नहीं है कि मोबाइल के रेडिएशन से कैंसर होता है। बिल्कुल। और अब आप दोनों से ही मेरा एक एक सवाल यही रहेगा कि बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कैंसर को अपने जीवन में आने से हम रोक सकते हैं, किस तरीके की दिनचर्या को हमें अपनाना चाहिए, कैसा हमारा डेली रूटीन होना चाहिए, लक्षण अगर कोई दिखाई दे रहे हैं तो किस तरीके का पहला स्टेप जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम समापन पे है तो आप दोनों से ही संक्षेप में जानेंगे। जी, रेगुलर एक्सरसाइज,
जैसे अतुल ने बताया, बैलेंस्ड डाइट, लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, और तंबाकू का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, मधुरापान ना करें, और आप रूटीन, अच्छी सी रूटीन रखिएगा और खुश रहिएगा, तो इससे आपको कैंसर होने का चांस बहुत कम होता है। बिल्कुल। डॉक्टर अतुल, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके विचार। देखिए, इसमें हम दो तरह का प्रिवेंशन बोलते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, कि बीमारी हो ही ना, तो उन सब का हमने बताया कि एक्सरसाइज करिए, खाने का ध्यान रखिए, खुश रहिए, और जितना हो सकता है अपना दिनचर्या में एक्टिव रहिए, और एक अपने शरीर में जागरूक रहिए। इसको बोलते हैं अवेयर होना। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है कि अगर कैंसर होना ही है तो उसको हम जल्दी से जल्दी एक डायग्नोज कर सकें। अब कैसे कर सकते हैं डायग्नोज? अगर आपको कोई भी लक्षण लगता है जो शरीर में कुछ अलग है, कोई कहीं पे गांठ महसूस हो रही है, वज़न कम हो रहा है, मुंह में छाले हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, तंबाकू का सेवन अगर करते हैं, खांसी हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो इसमें आप जल्दी से जल्दी जाके अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर उसकी कोई जांच पड़ताल की ज़रूरत है तो वो कराइए, क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, जितना अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस होगा, अगर हो ही गया है तो अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। अब आपको आगे पॉजिटिव रहना है, ट्रीटमेंट को लेके जल्दी से जल्दी जाइए। बहुत सारी मिथ्या है कैंसर के ट्रीटमेंट को लेके, उन सब में मत पड़िए। डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए, ठीक से जांच पड़ताल कीजिए, और जो भी है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा ही। तो बिल्कुल इसी के साथ डॉक्टर सीनू और डॉक्टर अतुल, आप दोनों यहाँ पर आए, अपने इतना समय दिया, और इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने आज ये हमारे साथ जानकारियाँ साझा की, उसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि कैंसर क्या है, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है। उम्मीद करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगे। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नया विषय लेकर। लेकिन अगर आप कार्यक्रम से संबंधित अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं, या अगर आप भी कोई चाहते हैं विषय बताना, तो ये हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, swasthkisanlive2024@gmail.com। यहाँ पर आप कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।